नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात बीजेपी के मिशन साउथ की, बात 400 के डगर की और साउथ पर नजर की। जहां जिस तरह से मिशन 400 पार के लिए पीएम मोदी ने नारा दिया है, उसको लेकर दक्षिण के राज्यों में अपनी जमावट करना भाजपा के लिए काफी अहम है। और यही वजह रही है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत पर काफी फोकस किया। दक्षिण के बड़े राज्यों में विकास के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। दरअसल दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदी बेल्ट की पार्टी वाली इमेज से बाहर निकलने की है। 24 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी राष्ट्रीय विस्तार की नीति पर चल रही है और इसके पहले यदि का बात करें तो हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी के रूप में पहचान बनाने वाली बीजेपी अब मोदी शाह के फॉर्मूले पर दक्षिण को भी साध रही है। इसके लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने 7 गुना बजट आवंटित किया। लगभग पिछले 3 महीने में पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों के दौरे पर रहे और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पार्टी को लगता है कि 370 सीटों का जादुई आंकड़ा यदि पाना है और 400 पार जाना है तो दक्षिण में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के किले को ध्वस्त करना होगा। अब कांग्रेस और दक्षिण के दलों के सामने मोदी का विजय रथ रोकने के लिए कितने विकल्प हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या पीएम मोदी का दक्षिण दांव चलेगा? क्या पीएम मोदी और भाजपा साउथ के 5 राज्यों की 129 सीटों में सेंधमारी कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। मोदी ने गारंटी। एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार 400 पार। इंडी गठबंधन के लोग, इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। मिशन 2024 को लेकर इस बार बीजेपी का लक्ष्य 370 है, तो सहयोगी दलों के साथ 400 पार का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी 400 पार का लक्ष्य तय कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो उसकी रणनीति क्या होगी? दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी हिंदी पट्टी राज्यों को लेकर आश्वस्त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात सहित बिहार में नीतीश के साथ सभी सीटें जीतने का हुंकार भरा जा रहा है। लेकिन शुरू से ही दक्षिण का किला मजबूत करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। यही वजह रही कि चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने विपक्ष का दक्षिणी दुर्ग भेदने के लिए अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को मैदान में उतारा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है, और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। पीएम मोदी का दक्षिण का दाम अभी भी नहीं है, बल्कि बीते 10 सालों से ही इसकी प्लानिंग की जा रही है। और यही वजह रही कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने 7 गुना से ज्यादा बजट आवंटित किया। पिछले करीब 3 महीने में पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों के दौरे पर रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का ज्यादा से ज्यादा वक्त साउथ के मंदिरों में दिया, तो वहीं इससे पहले और बाद में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जो अभी भी जारी है। दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे और दी गई सौगातों पर अब एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी का मिशन साउथ। 2 और 3 जनवरी पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा, हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 12 जनवरी महाराष्ट्र दौरा, 12,700 करोड़ की सौगात सौंपी। 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश, केरल का दौरा, 4,000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात सौंपी। 19 जनवरी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु दौरा, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया।
तमिलनाडु को 19,850 करोड़, लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की सौगात, महाराष्ट्र 2000 करोड़ की 8 अमृत परियोजनाएं। 27 और 28 फरवरी को केरल और तमिलनाडु का दौरा, 17,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, अलग अलग 24,000 करोड़, 4,900 करोड़ की परियोजनाएं। किसानों के खातों में 21,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। केरल के तिरुवनंतपुरम में गगनयान मिशन की समीक्षा। दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है। 5 राज्यों में पार्टी सत्ता से बाहर है और 3 राज्यों में तो बीजेपी के पास एक सांसद तक नहीं है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु को मिलाकर कुल 5 राज्य शामिल हैं और यहाँ की 132 सीटों पर बीजेपी की नजर है, जो 400 के नारे को कामयाब बनाने में अहम होगी। तो जानते हैं इन राज्यों में क्या है बीजेपी की मौजूदा स्थिति। कर्नाटक 28 लोकसभा सीटों में 25 पर बीजेपी का कब्जा। आंध्र प्रदेश 25 में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं। 20 में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं। तेलंगाना 13 में से 4 सीट बीजेपी के पास। तमिलनाडु 39 में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं। दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए बीजेपी मजबूत साथियों को भी तलाश करती रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का गणित साधने के साथ ही बीजेपी का फोकस लोकप्रिय हस्तियों को पार्टी से जोड़ने पर भी है। कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन हो या आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से, बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के 4 लोकप्रिय चेहरों पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजयेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और यही वजह रही है कि हाल ही में कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी में शामिल हुए। तमिलनाडु में पूर्व एडीएमके विधायक के वाडीवेल के साथ कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस की 3 बार की सिटिंग एमएलए विजयाधरानी बीजेपी में शामिल हुई। पूर्व डीएमके सांसद वी कुलनदेवेलु भी बीजेपी में शामिल हुए। अब संसद में सेंगोल की स्थापना हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साउथ के मंदिरों में अनुष्ठान हो, 2022 में पहली बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हो या फिर चुनाव से पहले लगातार साउथ के राज्यों के दौरे और उनको सौगात देना। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री के एजेंडे में दक्षिण भारत फिलहाल सबसे ऊपर रहा है। दक्षिण भारत की सियासत में पैर जमाने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के सहारे अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने के इर्द गिर्द नजर आती है। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ठीक से अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने तेलंगाना, तमिलनाडु के साथ ही केरल और दूसरे राज्यों में संगठन खड़ा करने पर फोकस किया है। बीजेपी ने मिशन 400 को पूरा करने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी काम करना काफी पहले शुरू कर दिया था। पीएम मोदी विकास योजनाओं के जरिए इन राज्यों में स्थिति को मजबूत करने में तो जुटे ही हैं, साथ साथ हिंदुत्व कार्ड को भी एजेंडे में रखा है। इन राज्यों की सियासत को अगर प्रधानमंत्री साथ लेते हैं तो फिर 400 का आंकड़ा आसान होगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। मोदी ने गारंटी, एनडीए सरकार 400 पार। चलिए, तो 400 का टारगेट है साउथ से सेट। कोशिश तो यही हो रही है कि आखिरकार ऐसा किया जाए। लगातार दौरे, फिर बहुत सारी ऐसी बातें इस रिपोर्ट पे भी आपने देखी सुनी होंगी जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि शायद एक बड़े मिशन को लेकर या एक पूरी प्लानिंग के तहत कि इसको कैसे भी करके हमें साउथ में अपना विजय पताका लहरानी है, फहरानी है, इस चीज़ को लेकर जाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आखिरकार 400
का जो टारगेट है उसको आप कैसे लेकर निकलेंगे? साउथ से ये हमेशा से रहा है, पहले भी कई डिबेट्स में जब हम बैठे तो ये बात आई है कि साउथ से ये राह आसान नहीं है, लेकिन जो सोचा गया है, जो करने की बात की गई है, वो निश्चित तौर पर लगातार दौरे, कई परियोजनाओं की सौगात, कई ऐसे शिलान्यास जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि अपनी पैठ बनाने की कोशिश है। अब ये कितना सफल होगा, कितनी सिचुएशंस बनी है ऐसी, या कितनी कहना चाहिए कि एक स्पेस उन्होंने वहां पर बनाया है कि वो इस चीज को कहीं ना कहीं ग्रैब करके रख पाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र से अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेलंगाना से मुर्तजा मोसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में बिहार से पक्ष रखेंगे आरजेडी का संजय सिंह यादव, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए बंगाल से फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र प्रताप सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिल्ली से ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। अजय जी, मुझे ऐसा लगता है आंध्र प्रदेश, केरल में भी थोड़ा थोड़ा कोशिश हो गई है एक संगठन की बीजेपी की, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, तेलंगाना हो, थोड़ा सा बड़ा टफ टास्क बीजेपी के लिए है। अब ये बात अलग है कि दौरे हो रहे हैं, जाना चाहिए, अधिकार भी है, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि साउथ की राह जो है बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होगी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। राखी जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार चली है, उस सरकार से साउथ इंडिया अछूता नहीं है। साउथ इंडिया के लोग ये समझ चुके हैं कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज दुनिया आर्थिक संकट के मुहाने पे खड़ी है, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है, लेकिन भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ कर रही है। आज ही एक आंकड़ा आया है जीडीपी का, 8.4 का आंकड़ा आज ही आया है तीसरी तिमाही में। तो आप ये समझिए कि इससे साउथ इंडिया कैसे अछूता रहेगा। इस बार जो 132 लोकसभा की सीटें साउथ इंडिया में है, उसको हमारा 100 सीटों का एक टारगेट है। हम लगभग 100 सीटें इस बार साउथ इंडिया से जीतने जा रहे हैं, उसकी पूरी प्लानिंग है। हम पूरी माइक्रो प्लानिंग के साथ वहां उतरे हैं और साउथ इंडिया का जो व्यक्ति है वो ये समझ चुका है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरह से नॉर्थ में या पूरे भारत में जो परिवार को चलाने वाली पार्टियां थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह से काम कर रही थी, उन सब चीजों को इस बार साउथ इंडिया भी नकार देगा और प्रधानमंत्री जी के विजन में साथ खड़ा होगा और बहुत मजबूती से खड़ा होगा। इस बार का पूरा गणित बदल जाएगा साउथ इंडिया का। वो भारत को परम वैभव पे ले जाने के लिए वोट करेगा और तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। राखी जी, चलिए, एक छोटी सी बात और मेरे जहन में आई, मैं पूछते हुए ही चलूं। हमने बहुत सारे सिनेरियो या बहुत सारे अभी इलेक्शन साउथ के देखे थे, और अब अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है बीजेपी का कि इस बार जो चीजें होंगी बहुत अच्छी आएंगी। 400 पार का नारा है, होना भी चाहिए, बिल्कुल उस टारगेट को यदि लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैंने जब ये सवाल लिया था कि राह आसान नहीं होगी, मैंने इसलिए कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं सर। देखिए, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात जो क्षेत्रीय दल हैं वहां की जो मजबूती है, वहां की जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत अलग है। उसको निकाल के ले जाना ये थोड़ा सा टफ टास्क होगा। बाकी आपने कहा कि पीएम मोदी एक चेहरा, एक नाम, आपको इतना विश्वास है, तो ये तो खैर आने वाले समय की बात है, हम देखेंगे ही कितना होता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जवाब दे देता हूं एक छोटा। हाँ, चलिए जल्दी से बोलिएगा। लेकिन यही चीजें आप राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कही जा रही थी, सेम चीजें जो आपने प्रश्न किया है, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी ने इसका जवाब दिया। और आप एक कल्पना करिए कि इसी छत्तीसगढ़, इसी एमपी और राजस्थान के अंदर हम विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा की लगभग सारी सीटें हमने जीती थी। वहां की जनता राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाने के लिए वोट करेगी साउथ इंडिया की, और वो अछूते नहीं रहेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी के विजन को वोट करेंगे, ना कि तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, चलिए मुर्तजा जी,
मुझे लगता है कांग्रेस के लिए जितना मैं समझ पा रही हूँ साउथ में अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन बीजेपी जिस एम के साथ, जिस लक्ष्य के साथ बात कर रही है और इस बार लगातार दौरे होना, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा कर देना, बहुत सारे शिलान्यास कर देना, दौरे होना, आप समझ रहे हैं, मतलब एक एक जगह बनाने की जो कोशिश होती है वो सबका अधिकार है। बीजेपी नहीं होती, कोई और होता तो वो भी जाता, लेकिन जिस तरह से ये चल रहे हैं और जिस तरह से दावे, अभी अजय जी भी कह रहे थे, कांग्रेस इसको कैसे काट पाएगी? मैं सीधा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस को यदि मैं देखूं, और ये जो लोकसभा चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक बात खुली तौर पे कह दूं कि कांग्रेस या यहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं ये बहुत डेवलपमेंट की तरफ और प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं सब, और यहाँ पे बीजेपी ने हमेशा वादे किए, घोषणाएं किए, किसी उसके ऊपर भी ये टिके नहीं। आप नहीं, तेलंगाना और आंध्रा बाइफरकेट हुआ था 2014 में, जब ये कहा गया था कि तेलंगाना और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, पैकेजेस दिए जाएंगे। आज तक अगर आप तो ना तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस दिया गया ना आंध्रा को, और रही बात तमिलनाडु की, वहां तो इनका कुछ है ही नहीं। तो तेलंगाना के 4 सीट थे, वहां पे मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ 1 सीट इनको आएगी। कर्नाटक में जो 25 एमपी जीते थी पिछले मरतबा, वहां पे 3 से 4 सीट अगर ये जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और साउथ इंडिया जो है इंडिया ब्लॉक के लिए रेडी है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में साउथ इंडिया से जो 127 सीट्स है, इसमें हम 100 से ज्यादा इंडिया ब्लॉक की 1 साइडेड सीट्स आएंगी। चलिए, अच्छा है। मुझे लगता है 129 में से यदि 100 प्लस की बात हो रही है तो ये मुझे लग रहा है एक तरफ ये आप 100 प्लस चले जाइए, दूसरी तरफ 400 प्लस की बात लेके वो भी आ रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन होगा, ये तो मुझे समझ में आता है। कुछ कह रहे हैं अजय जी? 1 मिनट रुकेगा प्लीज, और मेहमान है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया हो जाए फिर आपके पास वापस आती हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। फरीद जी, क्या तैयारी है यहाँ? तो मतलब थोड़ा सा मैं इस एंगल से लूंगी क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, बंगाल में बहुत कुछ हुआ, सीट्स की बात अलग हुई हैं, गठबंधन एक तरफ है, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन है और जो हम चर्चा में बैठे हैं कि 400 का टारगेट साउथ से सेट लग रहा है आपको ऐसा? जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये तो इनका अपना एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान में। 400 के पार मुझे तो इनकी 270 सीटें नजर नहीं आ रही। ये बात कर आ जा रहे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंट अगर ये हैं तो ये दूसरी पार्टी को लोगों को तोड़ क्यों रहे हैं? दूसरी पार्टी के एमएलए को या एमपी को तोड़कर अपने पास लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो लोग के नारे लग रहे थे कि ये लोग चोर हैं, जिन पे बड़े बड़े धांधली के इल्जाम थे, उनको अपने यहाँ ले आके किसी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। दरअसल ये लोग खुद घबराए हुए हैं, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन छोड़ना चाहते हैं कि अब की बार 400 के पार मेरी 370 सीटें होगी और इनके एनडीए घटक दलों के 30 और मिलकर 400 होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 270 के आसपास भी नहीं जा रहे हैं। एक छोटी सी मैं बात आपको बता रहा हूँ, पूरे देश की बात तो हमारे हर जगह के पैनलिस्ट बैठे हुए बात करेंगे कि बंगाल में इनकी 18 सीटें लास्ट टाइम थी। इस बार क्या ये 18 सीटें ला सकेंगे? हम तो इनको यहाँ पे 0 सीट देने का काम करेंगे, तो ये कितनी सीटें हमारे उसमें से छीन के ला सकेंगे? तो जब बंगाल से ये 18 की 18 सीटें या उसको ये प्लस नहीं कर पाएंगे, माइनस के माइनस है। आपने देखा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो पिछले बार विधानसभा कांग्रेस ने जीता था और पूरी लोकसभा की सीटें बीजेपी लेकर गई थी, तो वहां का जो सोच, वहां के लोगों की सोच अलग है कि विधानसभा अगर इनको देंगे तो लोकसभा किसी और को देंगे। तो इस बार अगर विधानसभा बीजेपी को मिल गया तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। उसी तरह से कर्नाटका का आपने देख लिया, तेलंगाना आपने देख लिया, तो ये एक्स्ट्रा सीटें लेके कहां से लाएंगे? और इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो जनता इनको आके देगी? आज ये बात करते हैं कि मोदी की गारंटी, क्या मोदी जी ने पहले गारंटी नहीं दी थी कि पेट्रोल जो 60 रुपए का वो 40 रुपए में आ जाएगा, सिलेंडर 400 का है 200 में आ जाएगा, डॉलर 60 रुपए का उससे कम हो जाएगा? तो मोदी जी अपनी हर गारंटी में फेल हुए हैं। 2022 तक उन्होंने बोला था कि हर इंसान को हम घर बना के देंगे, स्मार्ट सिटी बना के देंगे, बुलेट ट्रेन ला के देंगे। तो मोदी जी जो अपनी गारंटी पुरानी नहीं हुई थी, हर गारंटी में फेल है।
तो ये देश को किस चीज में बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? ये सिर्फ टीवी में आकर, इन लोगों का एक ही माध्यम है, टीवी में एड में पैसा खर्चा करो, सामने वाले लोगों का परसेप्शन तैयार करो। डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन में आप हर जगह फेल हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना मर्डर हो रहे हैं, आप किस चीज की बातें करते हैं? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में आज तक आप जाने नहीं पाए। बंगाल में अगर एक छोटा सा संदेश खाली कांड हो गया, पूरी की पूरी बीजेपी की टीम बंगाल में आके पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री भी एक हफ्ते में 3 दौरा कर कुछ नहीं है। ये एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, मोदी जी की बौखलाहट है और देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। असल में मोदी जी और भाजपा इस बार देश से चाह रहे हैं। चलिए, देखिए, मुझे ऐसा लगता है लोकसभा के चुनाव के लिए भी अपने एक मुद्दे होते हैं, देश का बड़ा इलेक्शन होता है और बहुत कुछ तय हो जाएगा इस इलेक्शन से। तो हम ठीक है, एक राजनीतिक दल होने के नाते हम बहुत कुछ कहें, विकास होते हैं तो देश को भ्रमित करना चाहते हैं, वो तो है ही। देखिए फरीद जी, ये बात बिल्कुल सच है, कोई भी इलेक्शन हो, जनता आज इतनी समझदार हो चुकी है कि वो भी ये देखती है कि हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। विधानसभा के भी चुनाव होते हैं तो वहां भी देखा जाता है स्टेट की, किसी भी स्टेट की स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है, उसको कैसे डेवलप करना है। तो ये होना चाहिए, लेकिन हो कुछ और जाता है, क्योंकि जो मुद्दे आ जाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें निश्चित तौर पर आती है। रुद्र प्रताप जी, बड़ा वाकई में पूरा आकलन करें, दक्षिण के 5 राज्य बेहद महत्वपूर्ण। कर्नाटक की सिर्फ बात करें तो 28 में से 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आप आंध्र में जाइए, केरल में चले जाइए, तेलंगाना में सिर्फ 4 सीटें हैं। तो ऐसे एक कैलकुलेशन यदि हम निकाल कर देखें और वर्तमान स्थिति को देखें, उसके बाद लगातार दौरे और जो करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है, ओवरऑल जो एक कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का बीजेपी ने कोशिश किया, क्या लगता है कि उस 400 तक की जो बात हो रही है, जो टारगेट हो रहा है, वो निकाल पाएंगे? क्योंकि जो दूसरे दल हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि ये राह ना आसान थी और ना कभी हो पाएगी। हेलो, हाँ रुद्र प्रताप जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए, हम लोग जब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समझने वाली बात ये हो जाती है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट जीतेगी कैसे। हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत में आएगी या नहीं आएगी। ये एक होता है एक नेता का, एक पार्टी का नैरेटिव जो सेट करता है चुनाव के पहले। और अगर आज के हम 20-25 सालों के राजनीतिक इतिहास में देखें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो उन्होंने अपने दम पर 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हर बार उन्होंने अपनी सीटों को बढ़ाया है। तो ये एक जो विश्वास है, ये इस चर्चा को करने के लिए सबको मजबूर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जब 14 के चुनाव लड़ा था तो 14 के बाद जब 19 में आए तो उन्होंने अपनी सीटों को बढ़ाया। सेम वही चीज जब 24 में बात करते हैं तो उनकी बातों में वो वजन दिखाई देता है और लोगों को एक भरोसा होता है कि नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, चाहे 400 की न होकर के हम कहेंगे कि 350 पहुंच जाएंगे, 380 हो सकते हैं, 360 हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है। ये नैरेटिव बीजेपी ने पहले सेट कर दिया। इस चुनाव से पहले उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि वो इस चीज को करने वाले। रही बात, जब पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में है, हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश हैं उन्हीं के कब्जे में है, उसी के साथ उन्होंने 300 का आंकड़ा पार किया है। पिछले 5 साल से बीजेपी, जो हम लोग इस कैलकुलेशन को निकाल रहे हैं कि लगभग 100-125 सीटों में बीजेपी के कोई सांसद नहीं है, ये बात बीजेपी पिछले 5 साल से जानती है। और बीजेपी की एक खास खूबसूरती रही है कि वो उस चीज पे काम करते हैं और उस चीज को सुधार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आकर के बड़ी बड़ी बातों को बोल करके चले जाते हैं और उस पर काम नहीं करते। तो बीजेपी का जो मैनेजमेंट है उस पर काफी समय से काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले जो प्रधानमंत्री के साउथ के दौरे हैं वो उसी के एक हिस्सा है और वहां पर उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट के और काम किए हैं। दूसरी चीज क्या है कि वहां उनकी सीटें बढ़नी है, क्योंकि उनकी तो पहले है ही नहीं, उनकी घटने की तो संभावना हो ही नहीं सकती क्योंकि वहां उनकी उपस्थिति नहीं है। लेकिन बढ़ने की दिशा में उन्होंने काफी लंबे समय से काफी ज्यादा प्रयास किया है। दूसरी चीज हो रही है कि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में विपक्ष का कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के कद के बराबर आके नहीं खड़ा हो रहा है। प्रदेश सरकार का चुनाव नहीं है कि मुख्यमंत्री चुनना है कि जहां बीजेपी के लिए एक मुसीबत हो कि वहां उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। राज्य में किसी की भी सरकार हो सकती है, साउथ में उनको कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे नरेंद्र मोदी की छवि बहुत बड़ी हो गई है। उसका प्रभाव और उसका असर आपको इस बार साउथ के चुनाव में देखने को मिलेगा।
ठीक। इसके पहले आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अगले चुनाव आते मुर्तजा जी आ आते रही 14 के बाद उन्होंने 4 की सीटों को तुरंत 18 कर लिया ना, तो उनकी जो ये रणनीति है वो सबसे काबिल तारीफ इसी बात से उनको बेहतर बनाती है कि वो अपनी गलती को सुधार करते हुए उस पर मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं, और उनके साथ जो उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनका एक कद, जिस पर जनता को भरोसा है। लोग एक उम्मीद लगाते हैं कि नहीं, इन्होंने ये बात कही है तो ये सही है, हम 400 के आंकड़े की अगर वो बात कर सकते हैं तो छू सकते हैं। ये जो बात है, ये विश्वास जो है, वो सबसे बेहतर तरीका है उनको इस चीज को पाने का। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी साउथ की रणनीति है, अगर उसमें से वो 50 या 60% भी सफल होते हैं तो मेरे लिए ये आंकड़ा उनके लिए बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, वो उसको आसानी से छू सकते हैं। ठीक है, चलिए इंदुकांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। इंदुकांत जी, इससे पहले मुर्तजा जी कुछ कहना चाह रहे थे। मुर्तजा जी बस 1 मिनट, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। इंदुकांत जी, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि अभी रुद्र प्रताप जी भी कह रहे थे कि 50-60 सीट्स मान लीजिए, उस परसेंटेज के ओवरऑल आंकड़े पर हम जाएं, पर ये भी क्या निकलना आसान होगा? ये बात तो बिल्कुल सच है कि बीजेपी के लिए साउथ में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कर्नाटक को यदि हम सिर्फ अभी एक तरफ कर दें तो बाकी चीजों में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो जो कोशिश उन्होंने की है, हो सकता है गेन कर ले, तो यदि गेन करते हैं तो प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या इतना लग रहा है आपको कि गेन हो पाएगा कि उस 400 के आंकड़े को छू जाए? जी नमस्कार राखी जी, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें बहुत बड़ी हैं, जैसा रुद्र जी ने कहा। क्या इसमें शक है या किसी भी आपके अभी तक के पैनलिस्ट ने ये शक जाहिर किया कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है अपने अलायंस पार्टनर के साथ? किसी ने नहीं किया। ये देखिए, मीडिया में एक चीज कहा जाता है एजेंडा सेटिंग। अगर एजेंडा सेटिंग जिसने किया और बाकी फॉलो कर रहे हैं तो ये उसकी पहली विक्ट्री होती है। बिल्कुल। अब सवाल इस बात का है कि क्या विपक्ष जो इंडी गठबंधन के नाम पर एक गठबंधन तैयार कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा एजेंडा सेट किया है जो इस बात को डिसमेंटल कर दे कि नहीं, ये सरकार ही नहीं बनाएंगे? आपने कहीं से भी एक भी ऐसी आवाज विपक्षी गठबंधन की तरफ से सुनी है क्या? हमने 2-3 आवाजें सुनी है, बड़ी आवाजें। देखिए, उसका उदाहरण मैं देता हूं। पहली बड़ी आवाज थी नीतीश कुमार की, जो इंडी गठबंधन को आगे लेकर जा रहे थे, और उन्होंने स्वयं उसका विरोध किया और कहा कि सब कुछ यहां खत्म हो गया है, और वो एनडीए के साथ आ गए। एक दूसरी बड़ी आवाज जो पिछले कई वर्षों से भाजपा के खिलाफ बहुत प्रबल थी, वो ममता बनर्जी जी की थी। और क्या इस बात से फरीद जी इनकार कर सकते हैं कि ममता जी ने बिल्कुल राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के बीच में कहा कि क्या हिम्मत है कांग्रेस में कि वो उत्तर प्रदेश में, बनारस में जा कर के बीजेपी को हराए? और जो सबसे बड़ी इंडी गठबंधन की एक तरह से रचयिता थी, उन्होंने चुनावों की तैयारी के ईव पे एकदम फिजल करते हुए पूरी चीजों को, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिलाते हुए, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की तो औकात ऐसी है कि वो 44 सीटें भी नहीं जीत सकती। तो अब इससे बड़ा बीजेपी के लिए बूस्टर क्या हो सकता है? उसके अपने काम तो एक तरफ हैं, जो विपक्ष के बड़े पार्टनर्स हैं उनकी ये स्थिति है आपस में कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं 2-3 बड़े उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखिए, दक्षिण की बात हम कर रहे हैं, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ ये बात सुन के कांग्रेस के मुर्तजा जी का, कि जहां भी सीटें थी बीजेपी की दक्षिण में, खासतौर से जैसे कर्नाटका में, उन्होंने कहा कि पहले उनकी 25 सीटें थी और एक उनके सपोर्ट से एक और था 26 सीटें थी, इस बार उनकी 0 आएंगी या अधिक से अधिक 2-3-4 आएंगी। मैं मुर्तजा जी को बता देना चाहता हूं कि अभी मैं स्वयं पूरे कर्नाटक का दौरा करके आ रहा हूं 3 दिन पहले, और कर्नाटक में ऐसी हवा चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो सीट थी उससे कम नहीं आने देंगे। और मैं मानता हूं कि मान लीजिए कम भी हुआ तो आम जनता कह रही है कि 20-22 से कम नहीं आएगी। और मैं मुर्तजा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कांग्रेस का एक कन्वेंशन था कर्नाटक का, मंगलुरु में, अभी मैं स्वयं गया था और वहां पे बात किया कांग्रेस के कई पदाधिकारियों से, इवन खड़गे साहब से बात किया। वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्होंने अपनी मीटिंग में जनसभा में कहा
कि अगर बीजेपी यहां से जीत करके आएगी, दोबारा से भारत में अगर उन्होंने सरकार बनाया तो यहां तानाशाही आएगी। ये क्या परिलक्षित करता है मुर्तजा जी? आपका कॉन्फिडेंस या आपका सेल्फ गोल? ठीक है। और मैं एक एग्जाम्पल आपको नाम से बताता हूं। एक आपकी महिला पदाधिकारी से मंगलुरु की उडुपी से आई थी उस कन्वेंशन में, उनसे मैंने बात किया, रेखा शेट्टी उनका नाम था, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। उनसे कहा कि क्या तैयारी है, आपका क्या कहना है कन्वेंशन के बाद? एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने पूछा। उन्होंने कहा देखिए ये मोदी तो जुबान के इतने तेज है कि इनके रहने में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो 40 साल से कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं। मोदी के बाद की प्लानिंग हम कर रहे हैं, अर्थात 2029 की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जमीनी कार्यकर्ता आपकी नेत्री का कहना था। और एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, हमारे टीएमसी के जो साथी हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि इतने बलात्कार, इतनी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अरे फरीद साहब, आपने देखा नंदीग्राम से ममता बनी, और आज संदेश खली का मामला, ममता जी स्वयं महिला मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से दबाने की कोशिश की, और आज आपने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। अगर कोई गलती नहीं थी तो क्यों गिरफ्तार कर लिया? और इस तरह से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आपके ही राज्यों में मैं 15 दिन पहले वेस्ट बंगाल के कई इलाकों से होके आया हूं राखी जी, और वहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही, अपने खिलाफ हुए अत्याचार के मामले को उठा रही हैं। गिरफ्तार करते हुए भी आपके नेता ये कह रहे हैं, मैं देख रहा था नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा, मिस्टर उदयन गुहा ने, कि उनके खिलाफ तो साजिशन ये प्रचार किया गया। चलिए इंदुकान जी, दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन ने घोषणा की कि उनके चीजों को, उनके आरोपों को देखते हुए हम 6 साल के लिए पार्टी से उनको निष्कासित करते हैं। इंदुकान जी, मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगी क्योंकि दो मेहमान कुछ कहना भी चाह रहे हैं और एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले थोड़ा जल्दी से बोलिएगा मुर्तजा जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उधर से आपके तरफ आए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी से। हिंदुकान जी जो बता रहे हैं कि कर्नाटक में अभी ये होकर के आए हैं, मैं पिछले 15 दिन से कर्नाटक में ही था, आज दिल्ली आया हूँ। मैं आपसे ये कहता चलूं कि 25 सीट जो जीत के आई थी बीजेपी, ये हकीकत में ये है कि 3 सीट भी वहां पे नहीं जीत पाएगी। और ये कह रहे हैं, जिस अंदाज से बता रहे हैं, ऐसे मालूम हो रहा है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि उनकी बातों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मुर्तजा जी वो कह रहे हैं कि वो वहां रिपोर्टिंग पर थे, उनको कुछ फीडबैक मिला होगा ना? उसी बात का तो जवाब दे रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए। कर्नाटक में 25 सीट के नीचे जो राकेश जी, मैं भी इनकी बात कर रहा हूँ। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में 17 सीट पता नहीं है, 17 में से 4 जो सीट बीजेपी के थे, वहां पे 1 सीट बचा लेना मुश्किल है। चलिए, मतलब आप तो वो गेन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अलग बात है। मतलब विपक्ष तो इतना बड़ा मुझे लग रहा है दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो भी चला जाएगा। तो ये ठीक है, अपना अपना परसेप्शन है। देखिए बहुत सारी बातें इसमें अलग। हाँ अजय जी बोल रहे थे, कुछ बोलिए। राकेश जी, कांग्रेस सिर्फ दावा कर रही है। कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, न कार्यकर्ता है। ये चारों चीजें जनता हमारे साथ है सर, दावे ही करती जा रही है। जब गठबंधन बनाने का बात आया तो राहुल गांधी लेकर के अपनी यात्रा भारत टूरिज्म पे निकल गए और ये बता रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं। दावा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्र तक 24 घंटे काम करने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 400 सीटें, हम 399 सीटों पे भी नहीं काम कर रहे हैं। हम 400 की 400 सीटें पे काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा सीटों पे काम कर रहे हैं और 24 घंटे निस्वार्थ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। आपके पास बचा क्या है? आपके पास अभी आपके ही जो अभी उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी जी ने खड़ा होकर के बोला कि आपके पास 40 सीटें नहीं आ पाएगी। कांग्रेस की 40 सीटें ममता बनर्जी ने दावा किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और आप बताइए, एक चीज मुझे डिबेट को बताइएगा, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे?
कि फिर भाग जाएंगे 5 साल बाद 10 मिनट के लिए अमेठी गए और फिर वायनाड भाग जाएंगे, जहां तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाते हैं, जहां पे 70-80% एक ही समुदाय के लोग हैं, वहां चले जाते हैं। रायबरेली और अमेठी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसका भी उत्तर दीजिएगा। देखिए, मुझे ये तो लगता है ये बाद का मंथन है। अभी तो हम जिस लाइन पे हैं कि उसको आखिरकार कैसे सेट कर रहे हैं, क्या साउथ से ये सेट हो पाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बड़ा टास्क है। देखिए, मैंने शुरू में कहा बीजेपी नहीं होती कोई और होता, लेकिन जो आंकड़े हैं जो दर्शा रहे हैं वो तो यही कहते हैं। अभी एक बात जैसे निकली थी एमपी और तमाम जगह की स्टेट वाइज की, वहां पे देखिए अजय जी आपने ही कहा था, बिल्कुल है, लेकिन विधानसभा में लोकसभा में बहुत डिफरेंस है। स्टेट की स्ट्रैटेजी, देश के मुद्दे बहुत, आजकल तो देखिए सब कुछ बड़ा हो गया है, तो वो तो आप स्टेट वाइज चले जाइए, देश में चले जाइए, वो तो पूरी चीजें कॉमन हो गई हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मुद्दे होते हैं, प्रभावी होते हैं। किस तरह से आप बात को रख रहे हो ये बड़ा मुद्दा है। राखी जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब दुनिया और एक बात बोलूंगी मैं अजय जी, बहुत छोटी सी, यदि क्योंकि हम ओवरऑल अभी साउथ की बात कर रहे हैं, मैं इधर उधर जाना नहीं चाह रही थी, पर एक एग्जांपल दूंगी। जैसे बहुत सारे मुद्दों की बात हुई ना, जैसे बहुत सारी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की बात हुई, साउथ में दौरे की बात हुई, राम मंदिर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं आ ही रहा है, आया ही है पूरे। देखिए उसमें भले हम साउथ में, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन देखिए, सेंगोल की स्थापना, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इस सरकार के सानिध्य में की गई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा क्रेडिट मैं सरकार को दे देती हूँ, बीजेपी को देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, ये भी देखना होगा। तो ओवरऑल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्लस में ही जा रहा है। थोड़ा सा एक मंथन की जरूरत है कि हम बाकी चीजों को भी लेके चलें। फरीद जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। इंदुकांत जी से पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात रखी। तो उन्होंने जो कहा कि वो संदेश खाली बंगाल में घूम कर गए, कर्नाटका, तो उन्होंने बता दिया। तो अगर एक बार बंगाल में भी जब वो घूम कर गए तो कृपया करके बताएंगे क्या कि बंगाल से बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि संदेश खाली में क्या मचा हुआ है। ये जो बंगाल जो भाजपा के नेता जो अदर स्टेट्स में दिखाना चाह रहे हैं, उनका बनाई हुई उपज। तो मैं एक बार आदरणीय इंदुकांत जी से यही पूछना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा आइडिया देंगे कि उन्होंने कितनी सीटें यहाँ पे सीट दे रहे हैं। इंदुकांत जी, लेकिन थोड़ा जल्दी से बोलेगा ना, क्योंकि संजय जी की प्रतिक्रिया बाकी है, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। बता दिया कि कांग्रेस की 44 सीटें आएंगी। हाँ, ममता बनर्जी ने किस पक्ष में ये बात बोली थी? ठीक है फरीद जी, जवाब सुनते हैं। 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, इसके लिए उनको बोला कि जो यहाँ पर हम 42 की 42 सीटें जीतने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमने ये बात बोली थी। खैर, मैं बात को लंबा नहीं करूंगा, वक्त कम है, मुझे ही मालूम है। तो मैं आदरणीय इंदुकांत जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में वो भाजपा को कितनी सीटें देने का काम कर रहे हैं, तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कम से कम। इंदुकांत जी बोलिए। तो मैं मुर्तजा जी को एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो अप्रिय चीज भी राजनीति में आपको लगती है, अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट और अपने पार्टी के हित करता है, तो अप्रिय भी लगे। मैंने कोट किया आपके पार्टी के लीडर्स को, तो आप किसी दूसरे को आप सीधे ये नहीं कर सकते कि आप भाजपा के प्रमोट करें, उनके प्रवक्ता है, आपका अच्छा बोले तो आपके अच्छे हो जाए, ऐसा नहीं। फरीद जी ने एक अच्छी बात कही। फरीद जी ने एक बात पूछी, जी मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए फरीद जी, मैं बंगाल के जिन हिस्सों में गया और वहां पे जो मैंने सिनेरियो देखा, उसमें स्पष्ट तौर पे जनता में ये है, जनता में लोग कर्नाटक में और बंगाल में चीज कॉमन थी और दक्षिण भारत के लिए भी है कि लोग कह रहे थे कि केंद्र के लिए हमारे पास विकल्प नहीं, क्योंकि ममता जी केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। तो लिहाजा बंगाल का दौरा करके हमें ये समझ में आया कि जितनी सीटें वहां पहले से बीजेपी की हैं, वो कम नहीं होने वाली हैं। अधिक होने की बात भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होने वाली है, ये आम धारणा वहां दिखाई दी। और यही बात राखी जी, एक अंतिम बात कह दूं, दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत में लोग अपने लोकल डिस्पेंसेशन को अच्छा मानते हैं कई जगहों पे, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, लेकिन वो कहते हैं केंद्र में ये नेता नहीं जाएंगे, इसलिए इसका थोड़ा लाभ बीजेपी को होने की चांसेस हैं। जी चलिए, ठीक है। संजय जी काफी देर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, एक तो वो काफी देर से जुड़े भी थे। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रीय जनता दल को मैं कहाँ देखूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लोकसभा है, सीटों की बात हो गई है, 400 पार साउथ से सेट पे हम चर्चा कर रहे हैं, लग रहा है आपको ऐसा? राखी जी, राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि अगर महागठबंधन के सारे नेता
बड़े फैसले ले एकजुटता के साथ, तो 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन कैसे? गठबंधन की स्थिति आप देख रहे हैं, बीजेपी 370 की तो वैसे बात कर रही है, बाकी अपने घटक दलों के साथ वो 400 पार की बात कर रही है। यहाँ जो गठबंधन था वो शुरू से ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन बहुत कमजोर है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तो देखिए, बिना साउथ के इतना आसान भी नहीं होगा, ये भी सच बात है, लेकिन फिर भी अभी समय है, उसको समझना पड़ेगा। आप मेरी बात पूरी तरह सुनो। आपने ममता और नीतीश जी का जिक्र किया, ये लोग पहले भी एनडीए के साथ थे, और ममता और नीतीश को मैं बीजेपी का घुसपैठिया मानता हूं। कांग्रेस के साथ आरजेडी स्वाभाविक पार्टनर सब दिन रहे, और मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से आग्रह कि वो न्याय यात्रा से ज्यादा महागठबंधन के साथी दलों के साथ बैठ करके स्पष्ट रणनीति बनाए। उसमें मेरा अपनी तरफ से भी सुझाव है। सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है उसे स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट करें। कुछ दिन पूर्व मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी और केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। राखी जी, मैं समझता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे राखी जी, वर्तमान गठबंधन की परिप्रेक्ष्य स्थिति आप देख रही हैं ना किस तरह की है। प्रधानमंत्री लेकिन मैंने संजय जी को इसलिए नहीं टोका, एक बड़ा सवाल आया क्योंकि समय हो जाएगा। संजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि समय हो जाएगा, प्लीज मुझे पूछ लेने दीजिए, आप ही से पूछना है। आपने कहा नीतीश जी और ममता जी ये लोग घुसपैठी हैं एनडीए के, मतलब थोड़ा एकदम लाइन ही अलग हो गई, मेरे को थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मींस घुसपैठी है कैसे? ये लोग संजय जी, राखी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था सर, आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, अजय जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। फरीद जी भी कुछ कहना चाहिए। फरीद जी एक मिनट। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। तथा कथित मेरी बात सुन लीजिए, किस तरह की है ये आपके चैनल मेरी बात सुन लीजिए राखी जी, स्पष्ट कर दिया। आप मेरी ममता बनर्जी आप मेरी बात कहा था कि 40 हाँ ठीक सुन है, लीजिए। ठीक है, वापस संजय जी थोड़ा जल्दी से सर, क्योंकि ना समय हो गया, प्लीज सही कहा। मैं 2-3 जल्दी से बोल दीजिए सर। ठीक है अजय जी 1 मिनट रोकना पड़ेगा प्लीज, काफी देर से जुड़े थे, उनकी बात नहीं हो पाई, जल्दी से बोलिएगा सर प्लीज। देखिए, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन को खड़गे को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। देश में पहली बार अगर कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरे देश का दलित हमारे महागठबंधन के साथ है। और मैंने यह भी कहा, सुझाव दिया है महागठबंधन को कि आप प्रधानमंत्री भी प्रोजेक्ट करें। समाज में सवर्ण समाज है, पिछड़े समाज है, आदिवासी समाज है, ठीक है, मुस्लिम समाज है। सर ये तो एक सुझाव है, देखिए होगा कि नहीं होगा ये वक्त की बात है ना। आप लोग शांत रहे, एक मिनट ठीक है संजय जी प्लीज, समय हो गया, कुछ कह रहे हैं फरीद जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा सर क्योंकि समय हो गया है। मैं एक मिनट में आप चारों समाज से, पिछड़ों से, अकलियतों से, आदिवासी से राजनीति में हमको कितना और सवर्ण से एक को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करे। और देश की आधी आबादी महिला है, महिला के लिए मैं प्रियंका गांधी का सबकी नाम अपनी अपनी बातें, ठीक है। चलिए यहाँ मुझे दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं, बीजेपी के लिए राह कितनी आसान होगी, कितनी नहीं होगी, और गठबंधन की क्या स्थिति होगी ये भी समझ में आ रहा है। देखिए समय समीकरण को भी साथ में की, ठीक है। चलिए मुर्तजा जी नहीं आ पाऊंगी सर, बिल्कुल क्षमा चाहूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पे देखिए सवाल कई हैं और ये देखना पड़ेगा कि दक्षिण में यदि आप साउथ में चले जाइए तो 5 राज्य
राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में 28 में से 25 लोकसभा सीटों में से 25 पर तो बीजेपी है, लेकिन बाकी जगह पे तेलंगाना में सिर्फ 4 और आंध्र और केरल को तो आप छोड़ ही दीजिए, कुछ भी नहीं है। तो जहां सांसद भी ना हो बीजेपी का, आप कैसे उन चीजों पर वर्कआउट कर पाएंगे? तो ये बीजेपी के लिए टास्क है। विपक्ष को यह देखना होगा कि आप अपने गठबंधन के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, तो आप अपनी स्थिति पर आकलन करिए, मंथन करिए, आप कैसे उस टारगेट को रोक पाएंगे। तो निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प होगा ये लोकसभा चुनाव, और सारी चीजें बहुत जल्दी निकलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।